हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके 5th क्लास में और साइंस के सब्जेक्ट में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में, यानी अध्याय 13 के बारे में, जिसका नाम है पदार्थ यानी मैटर। ओके, तो इसके पहले वीडियो में भी हमने इसकी बहुत सारी जानकारियाँ जो जानी है। आज हम जो इनके अलावा भी और चीजें हैं वो इस वीडियो में जानेंगे जो इस चैप्टर से जुड़ी हुई है, जिसमें आज हम सबसे पहले जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आज हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन मीन्स केमिकल चेंज। ओके, तो रासायनिक परिवर्तन क्या है बच्चों? वह परिवर्तन जब हमेशा के लिए कोई नया पदार्थ बन जाता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी जब हम कुछ केमिकल्स को मिला करके कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे कोई एक नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। जैसे आप कोई मान लीजिए आपने कई सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, उससे आप कोई और एक नई चीज़ बनाना चाहते हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर ही आप एक नया चीज़ बनाते हो, उसे एक नया नाम देते हो, जिसका एक अपना पहचान हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो परिवर्तन ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, यानी केमिकल चेंज होता है। मोमबत्ती के जलने में हमें मोम वापस नहीं मिलता है, इसी प्रकार दूध के दही में बदल जाने पर हमें पुनः दूध नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है? ये केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। किसकी वजह से? रासायनिक परिवर्तन की वजह से। इसमें नया पदार्थ बनता है, यानी जब आप दूध को गर्म करते हैं, फिर उसमें दही थोड़ा सा डाल करके उसे दही बनाना चाहते हैं, जो थोड़ा सा दही होता है उस दूध के साथ जो है क्या अपना केमिकल उसी में परिवर्तन करता है, यानी अपने केमिकल्स को जो होते हैं उनको दूध को जो है अपने केमिकल्स में बदलने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे कई घंटों बाद जो है वो दही में पूरा यानी दही पूरी तरीके से बन जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कि ये केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। जो थोड़ा सा दही आप उसमें डालते हैं दूध में दही बनाने के लिए, तो किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंजेस की वजह से होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन की वजह से होता है, जिसे हम आप अपने खुद से देख के कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो हमने जाना रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में। अब हम किसके बारे में जानेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। अभी हमने जाना रासायनिक परिवर्तन, अब हम जानेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी फिजिकल चेंज के बारे में। अब हम जानते हैं कि ये फिजिकल चेंज होता क्या है, यानी भौतिक परिवर्तन होता क्या है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ कुछ समय तक अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है तथा कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन करने पर क्या होता है? जो पदार्थ का पहला मूल रूप होता है वह बाद में बदल करके नया पदार्थ बन जाता है, और उसका दूसरा पहचान यानी दूसरा मूल रूप बन जाता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ है उसकी अवस्था कुछ देर के लिए परिवर्तन हो जाती है, पर उससे नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये कैसे? जैसे घी तथा नारियल का तेल जाड़े के दिनों में ठोस रूप में जम जाता है, वह गर्मी पाकर पुनः द्रव में बदल जाता है। यह भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जो घी होता है या फिर डालडा वगैरह होते हैं, डालडा का जो तेल होता है वो, और नारियल के तेल हो गए जिसे आप बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ठंडी के मौसम में, सर्दियों में ये जम जाते हैं। तो इनमें कैसे ये प्रक्रिया होती है? ठंड पाने के कारण इनमें भौतिक
भौतिक प्रक्रिया होती है जिससे ये जम जाते हैं और फिर जब हमारा गर्मी का सीजन आता है यानी जब फिर से समर सीजन आता है तो इसमें ये फिर से द्रव के रूप में बदल जाते हैं। यानी भौतिक प्रक्रिया जो है वो कुछ देर के लिए होती है पर इससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब हम जानते हैं आयतन के बारे में। आयतन मीन्स वॉल्यूम। आयतन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम यानी मात्रा। कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। पदार्थ तीनों दिशाओं यानी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में स्थान घेरता। अगर किसी पदार्थ का आपको आयतन नापना है उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई, ये तीनों चीजें आपको उसके पता होनी चाहिए। अगर आपको किसी पदार्थ का आयतन नापना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी तीनों दिशाओं जैसे लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई पता होनी चाहिए, जिससे आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। और यही तीनों जो है आयतन ये पदार्थ का स्थान घेरती है। अतः किसी पदार्थ का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें उस पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का ज्ञान होना चाहिए। एक आयताकार गुटका यानी समझ लीजिए एक आयताकार बॉक्स, एक रेक्टेंगल जो बॉक्स है आयताकार में आकृति, एक आयताकार गुटके की आकृति नियमित होती है। इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हम इसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को माप कर आपस में गुणा कर देते हैं। कैसे? वो अभी हम देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए, हमें किसी भी पदार्थ का आयतन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई ज्ञात होनी चाहिए, जिसके जरिए हम उसका आयतन जान सकते हैं। तो वो कैसे जाना जा सकता है? जैसे देखिए ये है एक आयताकार गुटका, हम इसे कहते हैं, जिसमें हम क्या नापते हैं? हम इसकी लंबाई नापते हैं, फिर चौड़ाई नापते हैं और इसकी ऊंचाई नापते हैं। जैसे उस आयताकार के दो भाग होते हैं, एक दो सामने होते हैं और ये दो सामने होते हैं। तो जो इस तरफ का भाग होता है, जो सीधा होता है, ये होता है लंबाई, और जो सबसे चौड़ा होता है इसे हम कहते हैं चौड़ाई। जो उसकी चौड़ाई होती है वो इस तरफ होती है और लंबाई जो है इस तरफ, और ऊंचाई हम इसकी ऊंचाई ऐसे नापेंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास इन तीनों का जानकारी होगा तब हम इसके जरिए उस प्रकार की आयतन नाप सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखिए, यहां हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और ये तीनों जब गुणा हो जाते हैं तो हमें इसका जो है आयतन यहाँ पर पता चल जाता है। और वो कैसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इन तीनों के जो माप है इन्हें लिखना है, फिर उसे उनमें गुणा करना है। ये देखिए बच्चों, यह लंबाई ना, यहाँ पर देखिए लंबाई कितने सेंटीमीटर है? यहाँ पर लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? यहाँ पर लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, फिर गुणे चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने यहाँ पर लिख लिया।
अब हमें इन तीनों को गुणा करना है। तो 5 5 20 20 60 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर 60 घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 60 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी पदार्थ का आयतन जो है वो नाप सकते हैं। कैसे? उसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई जानकर। ठीक है बच्चों, अब ये सेंटीमीटर, सेमी को हम क्या कहते हैं? सेंटीमीटर को 3 बार गुणा करने पर गुणनफल घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है। यानी जब 3 जगह पर सेंटीमीटर आए हैं, उनको गुणा किया गया है, तो उसे हम क्या लिखेंगे बाद में? घन सेंटीमीटर। क्योंकि जब सेमी को 3 बार गुणा किया जाता है तो उसके उत्तर में घन सेंटीमीटर लिखा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लंबाई थी, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई थी और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर थी, जिससे यहाँ पर गुणा करने पर 60 घन सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है ना, तीनों सेंटीमीटर है, तीनों सेंटीमीटर को 3 बार गुणा करने पर आंसर में घन सेंटीमीटर लिखा जाता है। गुणनफल में जो उत्तर आता है उसे हम घन सेंटीमीटर लिखते हैं। 1 घन सेंटीमीटर गुटके की लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होती है। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। ये है 1 लीटर। 1 लीटर कितने हजार मिलीलीटर से मिलकर बनता है? 1000 मिलीलीटर से। एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। उसी तरीके से द्रवों में 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर होता है। जैसे जो ठोस चीजें हैं जिसे हम सेंटीमीटर में नापते हैं, फिर उनका गुणा करने पर यहाँ पर घन सेंटीमीटर हो जाता है। तो 1 घन सेंटीमीटर का मतलब द्रव में 1 मिलीलीटर होता है, जिसे 1 लीटर कितने मिलीलीटर से मिलकर बनता है? 1000 मिलीलीटर से। तो उसी सिद्धांत में हम लिख सकते हैं 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। ठीक है, जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर। फिर 1 घन सेमी इज इक्वल टू 1 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेमी बराबर 1 मिलीलीटर। तो इसी में से हम कह सकते हैं 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा लीटर मापने का जो हमारा तरीका है वो ऐसा है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, यानी 1000 मिलीलीटर से मिलकर के 1 लीटर बनता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरा पॉइंट। अब हम जानेंगे भार और संहति के बारे में। किसके बारे में? वेट एंड कॉम्पैक्टनेस के बारे में। भार और संहति मीन्स weight and compactness.
तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे भार और संहति के बारे में, यानी वेट एंड कॉम्पैक्टनेस। वेट एंड कॉम्पैक्टनेस, वेट मीन्स क्या होता है भार एंड संहति मीन्स होता है कॉम्पैक्टनेस। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु की संहति कहते हैं। किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु की संहति कहते हैं, यानी भार कहते हैं। दैनिक जीवन में हम भार शब्द को संहति के अर्थ में प्रयोग करते हैं, किंतु वैज्ञानिक रूप से भार और संहति में अंतर पाया जाता है। जो भार है उसे ही हम अपने दैनिक जीवन में संहति भी कहते हैं, पर वैज्ञानिक भाषा में इन दोनों में अंतर पाया गया है। कोई वस्तु पदार्थ की जितनी मात्रा से बनी होती है वह स्थान बदलने से नहीं बदलती है। यह विश्व के प्रत्येक स्थान पर नहीं बदलती है, किंतु भार गुरुत्व के बदलने पर बदल जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है, अतः विभिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का भार भिन्न होगा, किंतु संहति समान होती है। चंद्रमा पर हमारा भार पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है, यानी जो चंद्रमा, आपने देखा होगा चंद्रमा पर भी लोग जाते हैं, वहां पर कुछ दिन बिता करके आते हैं, वहां की जानकारियां लेकर के आते हैं। तो चंद्रमा पे क्या होता है, जितना भार हमारा पृथ्वी पे है उतना उसका 1/6 भाग ही चंद्रमा पर हमारा भार होगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। संहति को ग्राम व किलोग्राम में मापा जाता है। 1 लीटर शुद्ध जल की संहति 1 किलोग्राम होती है। अब हम जानते हैं घनत्व के बारे में। अब हम जानते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व मीन्स क्या होता है? डेंसिटी। घनत्व मीन्स क्या होगा स्टूडेंट्स? घनत्व मीन्स होगा डेंसिटी। यदि हम समान आयतन की लकड़ी तथा लोहे के टुकड़े उठाएं तो दोनों में कौन सा अधिक भारी होगा? जिसके लिए आपको घनत्व के बारे में बताया जा रहा है, जिसके लिए आपको एक उदाहरण दिया गया है कि हम लकड़ी के और लोहे के टुकड़े को उठाएं तो दोनों में से आपको कौन सा अधिक भारी लगेगा? लोहे का भार लकड़ी के भार से अधिक होता है। इसकी संहति भी भिन्न भिन्न होती है। लोहे के अणु लकड़ी के अणुओं की अपेक्षा अधिक पास होते हैं, क्योंकि वह ठोस होता है। जो लोहा होता है, अब मान लीजिए आपके पास एक इतना बड़ा टुकड़ा लोहे का है और उतना ही बड़ा टुकड़ा लकड़ी का है, पर जब आप उन्हें उठाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा भारी कौन सा लगेगा? तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको लोहे का टुकड़ा ही भारी लगेगा, क्योंकि इसमें इसके अणु जो होते हैं बहुत ही पास होते हैं और इसकी संहति भी भिन्न भिन्न होती है। किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन की संहति को उसका घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन की संहति को उसका घनत्व कहते हैं। अब हम जानते हैं कुछ मुख्य बातें। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे अणु, परमाणु, और उसके बाद भी बहुत ही छोटे छोटे, इनसे भी छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें आप अगली कक्षाओं में जरूर जानेंगे। ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इन्हें अणु कहते हैं। किसी अणु में उस पदार्थ के सभी गुण होते हैं। पदार्थ के अणु अपने आप को भिन्न भिन्न नमूनों में सजा लेते हैं। सभी पदार्थों के अणुओं के बीच का स्थान अंतराण्विक स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान। यह सभी पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है।
ठोसों की आकृति व आयतन निश्चित होती है, द्रवों की आकृति अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है तथा गैसों की आकृति व आयतन अनिश्चित होते हैं। जो अणु होते हैं, जो हमारे पदार्थों के तीन रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में क्या होता है, अणुओं का आयतन और आकृति निश्चित होता है, यानी उनका भार भी जो है वो और उनकी आकृति एक जैसी होती है, निश्चित होता है। और द्रवों में क्या होता है, उनकी आकृति अनिश्चित होती है। क्यों? क्योंकि द्रव किसी भी बर्तन में किसी भी रूप में ढल जाते हैं और उनका आयतन जो है वो निश्चित होता है। चाहे उसे किसी भी बर्तन में रखा जाए, किसी भी चीज में रखा जाए, वो उसकी आकृति तो ले लेंगे पर उनका आयतन जो है वो वैसा ही रहता है, सिर्फ उनका आकृति अनिश्चित होता है। और गैस में उनकी आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, क्योंकि वो बदलते रहते हैं और इनके अणु भी दूर दूर होते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है तथा यह बहुत थोड़े समय तक प्रभावी रहता है। जैसे मैंने आपको सर्दी का एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि नारियल का तेल जो होता है या फिर घी होता है या फिर डालडा वगैरह होते हैं, सर्दियों के दिनों में ठोस रूप में हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं। ये भौतिक परिवर्तन के कारण होता है, सर्दी के कारण होता है। पर जब गर्मी का सीजन आता है तो ये फिर से पिघल करके गर्मी से फिर से द्रव रूप में आ जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है तथा यह सदैव के लिए प्रभावी रहता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन में आप दो पदार्थों को मिला करके कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उससे क्या होता है, जो पहले के पदार्थ का मूल रूप था वो वापस नहीं आता, पर जो नया पदार्थ होता है उसकी नई पहचान होती है, उसका नया नाम होता है। संहति पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो उसकी मात्रा होती, जो उसमें जितने अणु वगैरह होते हैं उनकी जितनी मात्राएं होती हैं वो नहीं बदलती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो उनका संहति उतना ही रहता है पर भार बदलता रहता है, जबकि भार परिवर्तित हो जाता है, किंतु वस्तु के प्रति इकाई आयतन की संहति को उसका घनत्व कहते हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर नंबर 30 पदार्थ मीन्स मैटर। इन दोनों वीडियो में हमने इस चैप्टर से जुड़ी कई सारी जानकारियां जानी है। आप इन्हें देखेंगे और इनकी जानकारियों को अच्छे से समझेंगे और इनके दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।